The reason behind this video is something very important. अभी मैं कुछ टाइम पहले एक इंक्वायरी ले रहा था। एक स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के साथ आया और वो ऑलरेडी ग्रेजुएट है एंड उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कंटिन्यू नहीं किया और अब वो चाहता है और उसके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन करे। लेकिन साथ के साथ उसके पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि वो 2025 में अपना अटैम्प्ट दे। ही शुड अपीयर इन 2025। आज हम सितंबर में हैं, ऑलमोस्ट 2 दिन बचे हैं, सितंबर स्टार्ट हो जाएगा और 2025 मई में प्रीलिम एग्ज़ाम है, विच मीन्स हमारे पास एट मैक्स अब 8 मंथ्स हैं। मैं उन पेरेंट्स से ये पूछ रहा था कि आप अपने बच्चे को एक ऐसा टास्क क्यों देना चाहते हो जहाँ पर आप उसके सामने एक इतना बड़ा चैलेंज रख दो। ऐसे चैलेंज बाय डिफ़ॉल्ट लाइफ में स्ट्रेस और एंग्जाइटी साथ के साथ लेके आते ही आते हैं। आज मैं बाकी सब पेरेंट्स को एड्रेस करना चाहूँगा और साथ के साथ बाकी सब एस्पिरेंट्स को भी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट IAS और PCS, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट CDS और CAPF, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बैंक PO और EPFO, इट्स अबाउट एनी एंड एवरी एग्ज़ाम। जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी नेचर में कंपटीशन है ना, तो एक इनबिल्ट स्ट्रेस और एंग्जाइटी है। हमारा एफर्ट क्या होना चाहिए, हमें उसको रिड्यूस करना है, ना कि उसको इंक्रीज़ करना है। हम ऐसा टारगेट अपने बच्चे को देना ही क्यों चाहते हैं और बहुत से लोग ऐसा कमिटमेंट भी कर देते हैं कि हम पूरा सिलेबस 6 मंथ्स में या 7 मंथ्स में कंप्लीट कर देंगे। कैसे कर देंगे? कौन सी मैजिक स्टिक है उनके हाथ में कि वो 6-7 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट कर देंगे? अगर वो UPSC का सिलेबस है, UPSC की तैयारी में कम से कम सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ही 13 to 14 मंथ्स का टाइम चाहिए। और एक बात सबको याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ही प्रेपरेशन नहीं है। आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, उस दिन से आपकी जेन्युइन प्रेपरेशन स्टार्ट होगी, जिस दिन से आप रिवाइज करना शुरू करोगे। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बड़ा सिंपल इसका लॉजिक समझाता हूँ। 2025 में एक बच्चा जो 8 महीने या 1 साल की तैयारी करके भी बैठ रहा है, उसका कंपटीशन किसके साथ होगा? एक उसका कंपटीशन उस बच्चे के साथ होगा जिसने 2024 में प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर दिया, मेंस भी क्वालिफाई कर दिया और इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर दिया, बट उसका रैंक 250 या इससे आगे है। अब वो बच्चा रैंक इम्प्रूवमेंट करना चाहता है। क्योंकि उसको रैंक इम्प्रूवमेंट करनी है, इसका मतलब क्या है, उसका सिलेबस ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और वो उसको कई बार ऑलरेडी रिवाइज कर चुका है। उसने प्री मेंस इंटरव्यू सब क्वालिफाई कर दिया है। अब तो उसको सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यू ऐड करनी है और साथ में इसको रिवाइज करना है और बहुत सारे मॉक टेस्ट करने हैं ताकि वो अपनी वीक एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग कर सके। आप ऐसे स्टूडेंट के साथ भी तो compete करोगे ना। और ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि जिस कैंडिडेट का इस बार 250th या उससे भी आगे का रैंक आया है, ये उसका 2nd या 3rd अटैम्प्ट भी हो सकता है। दैट मीन्स एटलीस्ट वो 3 या 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। और आप अपने बच्चे को या खुद को आज एक ऐसा टारगेट दे रहे हो कि यार मैं तो ना 1 ही साल में या उससे भी कम टाइम में ऐसे लोगों के बराबर आके खड़ा हो जाऊंगा। जब आपका पहला स्टेप ही इतना डिफ़िकल्ट है तो आप अगले स्टेप्स के बारे में तो सोच ही नहीं पाओगे। सक्सेस तो आप अचीव कर ही नहीं पाओगे। देखो यार, परफेक्शन तो कभी नहीं आ सकती लाइफ में। जिस बच्चे का इस बार रैंक 1 भी आएगा ना, अगर आप उसको बोलोगे यार तू क्या इससे बेटर आंसर लिख सकता है, तो उसका आंसर होगा हाँ मैं इससे बेटर लिख सकता हूँ। दैट मीन्स जिस पे उसका रैंक 1 भी आ गया वो उससे भी बेटर कर सकता है, विच मीन्स परफेक्शन इज अ मिथ। हो क्या सकता है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स। अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स लो, यू मेक कंसिस्टेंट एफर्ट्स, आप करते रहो, तो आप नियर द रिजल्ट एक दिन पहुंच जाते हो। यहां पर तो आपको अगला स्टेप लेना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। आज मैं पेरेंट्स से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप सब लोग खुद भी कॉलेज गए थे, अब आपके बच्चे भी कॉलेज आ रहे हैं, आपके सिबलिंग्स जो होंगे वो भी कॉलेज गए होंगे। अपने आप से पूछो, क्या कॉलेज में हम डेली पढ़ते हैं? क्या हम डेली कोई एक टाइम टेबल फॉलो करते हैं?
जब तक डेट शीट ना आ जाए हम लोग कितना सीरियस होते हैं। आज सबके पेरेंट्स के मुंह पर एक स्माइल भी होगी और एक रियलाइजेशन भी होगी। हम नहीं पढ़ते हैं कॉलेज में, तो हम अपने बच्चों को मोटिवेट करने की बजाय उनको ये क्यों बोलते हैं कि पहले तुम सिर्फ कॉलेज कंप्लीट कर लो, उसके बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना। हम उनसे वो 3-4 प्रेशियस साल जो हैं वो उनके हाथों से छीन लेते हैं। हम उनको मौका ही नहीं देते कि वो इन 3-4 सालों में कंसिस्टेंट एफर्ट्स करें। वो स्मॉल स्टेप्स बट एवरी डे टेकिंग दो स्मॉल स्टेप्स को कंटिन्यू करें। सिंपल रखो ना। अगर अभी आपका बच्चा फर्स्ट ईयर में है या अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो स्टार्ट कर लो यार सिंपल एनसीईआरटी पढ़कर। एनसीईआरटीज़ को पढ़ो, इनके इंटीग्रेटेड नोट्स बना लो, राइट। अब इंटीग्रेटेड नोट्स का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है। आपने एंशिएंट इंडिया से शुरू कर दिया। एंशिएंट इंडिया में एक टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लास 6 की एनसीईआरटी है, उसमें भी दिया हुआ है। क्लास 12th की एनसीईआरटी है, उसमें भी दिया हुआ है। क्लास 11th की एक एनसीईआरटी है फाइन आर्ट्स की, उसमें भी दिया हुआ है। अगर मैं एक दिन में सिर्फ ये 3 बुक का एक एक चैप्टर पढूं तो 3 चैप्टर ही पढ़ने हैं, 30 पेजेस ही पढ़ने हैं और उनका एक इंटीग्रेटेड नोट ही तो बनाना है। कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम कितना टाइम लग जाएगा 30 पेज पढ़ के नोट्स बनाने में? 2 to 3 आवर्स। क्या मैं दिन में इतना टाइम भी नहीं निकाल सकता? और अगर मैं ये भी नहीं निकाल सकता तो आज अपने आप से ही पूछ लेते हैं मैं पूरे दिन में करता क्या हूँ। सभी के पास वही 24 आवर्स ही होते हैं ना लाइफ में। हर दिन में कोई ऐसा तो नहीं पैदा हुआ जिसके पास 20 घंटे होंगे या किसी के पास 30 घंटे होंगे। सबके पास 24 आवर्स हैं। 8 + 8 + 8 सिंपल हो गया। 8 आवर्स फॉर हेल्दी स्लीप। हमें पता है हम तो आजकल इसको भी अवॉइड कर देते हैं। इतना ज़्यादा सोशल मीडिया ने, इन नेटवर्क्स ने हमें ओवरवेल्म कर दिया है। हम तो सो भी कम रहे हैं, हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख रहे। 8 घंटे आप रख लो अपने लिए सोने के लिए, राइट। अगले 8 घंटे को आप 4-4 घंटे के 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर दो। किसी दिन भी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा कॉलेज मेरे से 4 घंटे से ज़्यादा डिमांड करे। इसको ध्यान से सुनना। आप 365 डेज अ ईयर की बात हो रही है, राइट। इनमें अगर हम सिर्फ और सिर्फ संडेज निकाल दें और जो नेशनल हॉलीडेज़ हैं, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, दिवाली है, दुशहरा है, फिर समर ब्रेक्स हैं, ऑटम ब्रेक्स हैं, एग्ज़ाम प्रेपरेशन डेज़ की ब्रेक्स आ जाती हैं, बीच में इलेक्शंस आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज इलेक्शंस, फ्रेशर पार्टीज़ का टाइम आ जाता है। इफ़ेक्टिवली कॉलेज 165 डेज से ज़्यादा नहीं चलता। अगर हम इसको 365 डेज के साथ एवरेज आउट कर देना तो भाई 4 घंटे से ज़्यादा आप कॉलेज को दे ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल है। बाकी के 4 घंटे आप सोशलाइज करो ना। हम इंसान हैं, अगर हम सोशलाइज नहीं करेंगे तो हम जिएंगे कैसे? फ्रेंड्स के साथ बात करो, टीवी देखो, फैमिली के साथ बात करो, घूमो फिरो और साथ में इंस्टाग्राम पे जाओ, रील्स देखो, एंजॉय करो। बट उसका एक टाइम तो फ्रीज कर दो ना कि 1 घंटा मैं टीवी देखूंगा। अगर आज मैंने टीवी ज़्यादा देखना है तो मैं इंस्टाग्राम पे कम टाइम लगा लूँगा। अगर आज मैंने इंस्टाग्राम और टीवी दोनों पे टाइम लगाना तो आज मैं फ्रेंड्स के साथ कम टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। सारा कुछ भी करेंगे इंजॉय करने के लिए, पर पढ़ने के लिए कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे और फिर हमें सक्सेसफुल भी बनना है। कितना ही अपने लिए सोच के देखो, कितना ही एक इल्यूजनरी वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमारे पास फिर से एक 8 घंटे बच गए। अब इन 8 घंटे में से अगर हम सिर्फ 4 घंटे भी अपनी पढ़ाई को दे दें, यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विस, सीडीएस या जो भी एग्ज़ाम देना है, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, जो भी एग्ज़ाम देना है, 4 घंटे उसको देते हैं ना एवरेज पे, और 4 घंटे हमारे पास बचे हैं। अब इसका मोस्ट जुडिशियस यूज़ करना है। जुडिशियस यूज़ का मतलब क्या हुआ? देखो, किसी दिन मेरा मन कर रहा है मुझे आज टीवी देखना है, तो आज मेरे पास 4 घंटे, इनमें से 2 घंटे एक्स्ट्रा दे देता हूँ यार, क्या ही हो गया। आज मुझे फ्रेंड्स के साथ घूमना है, 2 घंटे दे देता हूँ। आज मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, 2 घंटे, आज 2 घंटे पढ़ने को दे देता हूँ। अगर हम ऐसे लाइफ को मैनेज कर लें तो वाई वोंट वी बी सक्सेसफुल? सिर्फ मैनेज ही तो करना है और किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना। इजंट इट सो सिंपल नाउ? इजंट इट सो क्लियर
कि कोई कंप्रोमाइज़ किए बिना भी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब एक और चीज़ इमेजिन करते हैं, मैं एवरेज पे 4 घंटे पढ़ता हूँ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन, सिर्फ 4 घंटे डेली पढ़ता हूँ। हाँ, इसमें मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ, ठीक है। फिर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में आता हूँ ना, मुझे समझ आ जाता है यार कॉलेज में 4 घंटे भी नहीं लग रहे थे, मेरे को कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए भी टाइम इतना नहीं लगता, क्योंकि मैं तो डेट शीट आने के बाद पढ़ता हूँ। फ्रेंड्स के साथ कितना भी घूम लूँ उसका कोई गेन नहीं होता, तो मैं यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे पढ़ लूँ। फिर मैं थर्ड ईयर में आ गया, अब मैं 6 घंटे पढ़ लूँ। क्लियर? अब मैंने एवरेज आउट किया तो मैं 5 घंटे डेली पढ़ रहा हूँ, पर मैं 3 साल लगातार 5 घंटे पढ़ रहा हूँ। अगर मैं इसको 1 साल के मुकाबले देखूं तो मैं डेली के 15 घंटे पढ़ रहा हूं। अब मुझे ये बताओ, विल इट बी नॉट ईजी फॉर मी टू क्रैक एनी एंड एवरी एग्जाम? अदरवाइज कोई सोच के देखे, 15 घंटे बोलना और करना, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। बोलना बहुत ईजी है, मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ। कौन पढ़ता है? 1 महीना, 2 महीने, इससे ज़्यादा कोई। सोच के देखो, कोई इंसान 1 साल लगातार 15 घंटे पढ़ ले, तुम्हें लगता है वो मेंटली स्टेबल भी रह पाएगा? इम्पॉसिबल है यार ये। और इट्स अबाउट लाइक मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसको हम छोटे छोटे टास्क की तरह लेते हैं। एनसीईआरटी से पढ़ लिया, उसके इंटीग्रेटेड नोट्स बना लिए, फिर क्या किया, न्यूज़पेपर्स उठा लिए, न्यूज़पेपर से जो न्यूज़ आई उनको भी एनसीईआरटी के नोट्स के साथ मर्ज कर दिया। अब ये हमारे थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बन गए। फिर हमने क्या किया, हमने इनको थोड़ा रिवाइज कर लिया, फिर हमने इनके ऊपर टेस्ट दे लिए, टेस्ट को इवैल्यूएट कर लिया या करा लिया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम अपनी मंजिल के पास जा रहे हैं। फिर हमने एडवांस बुक्स उठा ली, एडवांस बुक्स उठाई और फिर हमने इन्हीं नोट्स में उनको इंटीग्रेट कर दिया, फिर से रिवाइज कर दिया, फिर से टेस्ट दे दिए, फिर से इवैल्यूएशन करवा दी। अब हमें हमारे वीक एरियाज दिख गए। अब उन वीक एरियाज को रिवाइज किया, फिर से टेस्ट दिए, इवैल्यूएशन कराई, वो वीक एरियाज भी स्ट्रांग हो गए। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक जर्नी है। इसको एक लीप की तरह क्यों लेना चाहते हो? अपने आप को टाइम दो, उस टाइम में कंसिस्टेंसी लेके आओ, कंसिस्टेंट एफर्ट्स करो, रुको मत। अच्छा, अब ना ये तो सबको ही पता है ना कि लाइफ में हम सब लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते हर एक एग्जाम में। अगर तुम्हें या तुम्हारे पेरेंट्स को या तुम्हारे सिबलिंग्स को या तुम्हारे फ्रेंड्स को या तुम्हें खुद को ऐसा लगता है कि यार मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो बहुत टफ है, इसमें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, चलो मेरे को एक बात बताओ, ऐसा कोई एग्ज़ाम जिसमें अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसके बाद तुम्हें जॉब मिलनी है, तो ये बताओ कौन सा वो एग्ज़ाम है जिसमें सभी लोग पास हो जाएंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे और उनको जॉब मिल जाएगी। एक इमेजिनेशन में सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। किसी एक इंडिया की स्टेट में पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट आ जाए। लेट्स से एक किसी भी स्टेट में पुलिस में कांस्टेबल की 1000 पोस्ट पब्लिश हुई हैं, ठीक है, 1000 पोस्ट हैं। तुम्हें क्या लगता है कितने लोग अप्लाई करेंगे? इंटू 100 तो अप्लाई कर ही देंगे ना। दैट मीन्स 1 लाख लोग अप्लाई कर देंगे फॉर 1000 पोस्ट। तो कितने लोग सिलेक्ट होंगे जो लोग पेपर देंगे? पोस्ट कितनी है? 1000, दे कितने रहे हैं? 1 लाख। इसका 10% कितना होता है 1 लाख का? वो होता है 10,000। और इसका 1% कितना होता है? वो होता है 1000। तो अल्टीमेटली 1% लोग ही सिलेक्ट होंगे या इससे कम सिलेक्ट होंगे, चाहे वो कांस्टेबल का पेपर हो, बैंक क्लर्क का पेपर हो, सीडीएस का पेपर हो, सीएपीएफ का पेपर हो, ईपीएफओ का पेपर हो, किसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें सब लोग पास होंगे। बट क्या ये सोच के हम कोई भी एग्ज़ाम ना दें, हम कुछ भी ना करें, एफर्ट्स करनी छोड़ दें, कोई एम्स ना रखें, कोई अचीवमेंट्स के लिए सोचें ना, फिर करना क्या लाइफ में? व्हाट एग्जैक्टली इज देन द प्लान? हम अपने टाइम को खुद ही वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, और जब वो टाइम निकल जाता है फिर हम ऐसे खड़े हो जाते हैं कि मेरे आगे तो अब दीवार खड़ी हो गई है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं दीवार में सर मारूं या दीवार के ऊपर जंप करूं या दीवार पे जाके नीचे जंप करूं, फिर समझ ही नहीं आ रहा है। तो हम क्यों ना एक कंसिस्टेंट एफर्ट को स्टेप बाय स्टेप लेना शुरू कर दें। लाइफ का ग्राफ अपने आप ही ऊपर जाता जाएगा, अपने आप ही आगे बढ़ता जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और इतनी कंसिस्टेंट एफर्ट करने के बाद ये कैसे ही पॉसिबल है कि तुम्हारा कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा? हाउ इज इट इवन पॉसिबल?
और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोचिंग ही लेके सब कुछ होगा, बिल्कुल नहीं। आप इतनी कंसिस्टेंसी के साथ अगर सेल्फ स्टडी भी करोगे तब भी रिजल्ट आ जाएगा। कोचिंग डिज़ायरेबल होती है, इसेंशियल नहीं होती। डिज़ायरेबल क्यों होती है? ठीक है यार, हम आपका थोड़ा सा टाइम सेव कर देंगे, थोड़ा सा आपका एफर्ट सेव कर देंगे, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी दे देंगे, आपको थोड़े नोट्स बनवा देंगे, आपको थोड़ा टेस्ट लेके इवैल्यूएट कर देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना तब भी आप ही ने है। किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि वो टीचर आपके बिहाफ पे पढ़ेगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। या मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ना भी तो है, आपको अटेंटिवली सुनना भी तो है, आपको उसके नोट्स भी तो बनाने हैं, आपको टेस्ट भी तो देना है, तभी तो रिजल्ट आएगा ना। मैंने देखा आजकल बहुत से लोग बोलते हैं कि पढ़ाया नहीं अच्छा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किसी भी कोचिंग में जाओगे, मान लिया यार कोचिंग ये एक जो है ना, ये एक धंधा है, बिजनेस है, बिल्कुल एग्रीड है, ये एक बिजनेस। पर अगर है ये बिजनेस भी है तो यार एक दुकान पे अगर तुम जाते हो किसी से कोई सामान लेने के लिए, उसकी एफर्ट क्या होती है, वो आपको बेस्ट सामान दे, राइट, बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करे। किसी होटल में जाते हो ताकि आप बार बार आओ, आप बाकी लोगों को रिकमेंड करो। ऐसे ही आप कोचिंग का सोचो, हम लोग क्या चाहेंगे कि बेस्ट रिजल्ट्स आए, आप बाकी लोगों को रिकमेंड करो कि आप हमारे पास पढ़ो। हम आपके साथ गलत क्यों करेंगे? वाई वुड वी नॉट बी वेरी लॉयल एंड सिंसियर टू आवर स्टूडेंट्स? अगर आपका अच्छा रिजल्ट आएगा तो हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हमारा तो हमेशा ये एफर्ट रहेगा कि हम आपको बिल्कुल ठीक गाइड करें, बिल्कुल ठीक पढ़ाएं, बिल्कुल ठीक से आपको इवैल्यूएट करें। बट अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे, आप हमारी बात भी नहीं मानोगे, और फिर आप 100 जगह से इधर उधर से सब कुछ इकट्ठा करोगे और एक पहाड़ अपने आगे खड़ा कर दोगे कि मेरे पास सारे सोर्सेज हैं, पर पढ़ना कब है, कैसे है, कितना है, कब उसका टेस्ट देना है, इसके ऊपर कोई प्लान ही नहीं होगा, तो फिर कैसे ही रिजल्ट आएगा? या तो आप सेल्फ स्टडी करो, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखो, या आप किसी भी कोचिंग में जाओ, फिर उन पे पूरा कॉन्फिडेंस रखो। ऐसा मत करो कि मैं 4-5 जगह से सब कुछ इकट्ठा कर लूं और उसके बाद आई गेट लॉस समवेयर, मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, नोट्स कहाँ बनाऊं, कैसे बनाऊं, टेस्ट कब दूं, किसको दूं, कौन इवैल्यूएट करे। डोंट गेट लॉस्ट इन ऑल दिस। अगर अपने पे कॉन्फिडेंस है तो सीरियसली यार सेल्फ स्टडी से बेटर तो कुछ है ही नहीं ना। और एक बात बताऊं, कोचिंग का मतलब ये थोड़ा कि सेल्फ स्टडी नहीं करनी। कोचिंग का मतलब है आप क्लास में गए और क्लास में जाके आपने अपने नोट्स बना लिए, अब घर आके सेल्फ स्टडी तो आपको करनी है ना। पता है कोचिंग का तुम्हें एक आइडिया देता हूं, कोचिंग इज लाइक जिम। आप जिम चले गए, राइट, एक छोटा सा मेटाफोरिक एग्जांपल दे रहा हूं। आपने एक पर्सनल ट्रेनर रख लिया, मीन्स आपके पास एक टीचर है, एक मोटिवेटर है, एक मेंटोर है। अब आप चले गए, उसने आपको बोला कि आपने ये एक्सरसाइज ऐसे करनी है, आपने उसके कहने पे वो एक्सरसाइज वैसे ही की और आपकी जो डिज़ायर्ड बॉडी की शेप है वो आनी शुरू हो गई। बट वो फिर आपको बोलता है कि आपने डाइट भी ऐसे ही करनी है, पर आप उस डाइट को फॉलो नहीं करते, तो जो रिजल्ट है वो कितना डिले हो जाएगा। जो आप बॉडी बनाना चाहते थे वो वैसी नहीं बन पाएगी, आप वैसी फिजिक नहीं क्रिएट कर पाओगे, तो आपको उसकी हर बात माननी है। सिमिलरली अगर आप किसी के पास जाते हो, आप उसको अपना टीचर बनाते हो, तो आपको उसकी हर बात माननी पड़ेगी। जिम ट्रेनर अगर कोई है तो उसका क्या इंटरेस्ट है आपकी बॉडी बनाने में? आप उसको पे कर रहे हो, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसका इंटरेस्ट है कि आपकी अगर बॉडी अच्छी बनी, 4 लोग देखेंगे, सुनेंगे उसके बारे में, वो भी उसके पास आएंगे। ये तो यूनिवर्सल रूल है ना एक। मेरे को ये बताते हुए कोई दुख नहीं हो रहा, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा, ये यूनिवर्सल रूल है। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, हम आपको अगर आपसे फीस लेते हैं तो यार उसके लिए हम एफर्ट्स भी करते हैं। हम अपने पास बैठते हैं, अपनी टीम्स बनाते हैं, हम नोट्स बनवाते हैं आपके लिए, राइट, आपके लिए टेस्ट बनाते हैं, पूरी एफर्ट करते हैं। किस लिए करते हैं? हमारा टाइम जाता है ना उसमें, तो हम किस लिए करते हैं कि हम भी कुछ अर्न करें। तो अच्छा ये बताओ, किसी को पढ़ाना और उससे अर्न करना, इज इट अ क्राइम? ऐसा क्यों एक परसेप्शन बनता जा रहा है? कैसे हो गया ये क्राइम? हम किसी के घर जाके उसको उठा के ले आते हैं कि आओ हमारे पास पढ़ो। हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमारी क्लास में से चलो यार मान लिया 100 में से सिर्फ एक बच्चा क्वालिफाई करता है, पर वो कौन है? वो उसी क्लास में बैठ के पढ़ा, वही नोट्स पढ़ा, हाँ उसने सेल्फ स्टडी की, उसने मेहनत की, उसने सारी डायरेक्शंस को फॉलो किया, सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और रिजल्ट आ गया। अब वो बाकी 99 भी तो उसी क्लास में बैठे हुए थे। अगर हम उन 99 का ब्लेम ले ले
तो उस एक का क्रेडिट भी तो हमें ही मिलेगा ना, पर हम लेंगे नहीं ना उसका क्रेडिट, क्योंकि उसने खुद सेल्फ स्टडी की है। ऐसे जिन्होंने खुद जाके सेल्फ स्टडी नहीं की, अब वो सारा ब्लेम हम पे डाल दें, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? आज इसके बारे में सब लोग सोचते हैं, और बहुत सिंपल सा एक कमेंट में, चाहे आपके माइंड में कुछ पॉजिटिव कमेंट आए चाहे कोई नेगेटिव कमेंट आए, ज़रूर लिखो और इस पे ऊपर एक ओपन डिबेट करते हैं। बट आफ्टर ऑल सेड एंड डन, आज के बाद एटलीस्ट ये कंसिस्टेंट एफर्ट्स को तो अडॉप्ट कर ले, ताकि इतनी बड़ी दीवारें ना खड़ी हों, इतने बड़े ऑब्स्टैकल्स ना खड़े हों कि जिन्हें अचीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाए। अगर आपको बात अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो आप कमेंट करके बताना। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, मेरे से अगर कोई गलती हुई हो, उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा चाहूँगा। आई वुड सीक एन अपॉलॉजी, बट फिर भी आप ज़रूर कमेंट करके बताना अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो। थैंक यू एवरीवन।